अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से सब ठीक ठाक हैं? होप सो। इन्जॉय किया होगा आप लोगों ने पेपर आपका मैंने चेक कर लिया है और मार्किंग भी कर दी है और कंपाइल कर लिया है। रिज़ल्ट इंशाल्लाह कल तक जो है सबमिट हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट कंप्लीट यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को, बाकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ही आपको शो करेगी रिज़ल्ट और अनाउंस करेगी। बाकी ये है कि पेपर में पहले मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी आप लोगों से पेपर के हवाले से। पेपर ठीक किया है स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम, लेकिन कुछ उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली थी कॉन्सेप्चुअल, उसमें थोड़ा सा लैग किया है आप लोगों ने। उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था आप लोगों को। थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग की आदत बना लें। तो बाकी जो है उसमें मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए और उसमें से जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। पेपर में हमारा जो पहला सवाल था, व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ने ठीक अटेम्प्ट किए। इसमें मेरा मकसद था पूछने का कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों कहते हैं। आखिर बाकी भी जो ग्राफिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक इमेज लेते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में कोई इमेज हो आपके सामने, वो भी तो ग्राफिक्स है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को ग्राफिक्स क्यों कहते हैं? बेसिकली इसमें हमने बताना था कंप्यूटर की मैनिपुलेशंस को और उसकी प्रोसेसिंग को, कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स इसीलिए कहा जाता है कि ग्राफिक्स के साथ जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और हम इमेज को कैसे चेंज कर पाते हैं, इसलिए हम इनको कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट इसी से मुतल्लिक था कि हाउ इमेजेस आर रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड विद कॉन्टेक्स्ट टू इमेज प्रोसेसिंग। तो ये दूसरा पार्ट सेम ही था इस क्वेश्चन का, कि उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने थोड़ी सी कोट करनी थी। कि एक इमेज की एग्जांपल ले सकते थे कि ये इमेज है, हमें ओरिजिनल इमेज ऐसे रिसीव होता है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर की मदद से जो उसकी टेक्निक्स हैं, ऑपरेशंस हैं मुख्तलिफ, वो क्या ऑपरेशंस हैं कि हम उससे इमेज को कैसे चेंज कर पाते हैं, उसमें किस तरीके से कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग्स होती हैं। इमेज प्रोसेसिंग उसी का नाम है कि हम किस तरीके से मैनिपुलेट करें इमेज को। बेसिकली इसमें वो सारे प्रोसेसेस थोड़े से ब्रीफ उनका टच मांगा गया था। आप एक इमेज लेते, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करता, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अटेम्प्ट करता, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मैं एक इमेज लेता, एक सैम्पल इमेज, और उसको ही एक्सप्लेन करता कि ये एक इमेज अगर नॉर्मल लाइफ में रखा जाए तो ये एक स्टैंड अलोन इमेज है, आइडल इमेज है, जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स उसके ये ऑपरेशंस हैं मुख्तलिफ जो हमने पढ़े थे, हम उन्हीं को कोड कर लेते और एक नोट की फॉर्म में। ज़रूरी नहीं था कि आप उसकी प्रोसेसिंग्स दिखाते, ज़रूरी ये था कि जस्ट आप उसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाते कि ये इसमें हम प्रोसेसिंग्स करके, ऑपरेशंस करके कंप्यूटर की मदद से, क्योंकि कंप्यूटर बना ही प्रोसेसिंग के लिए है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम उसमें से ऐसे इमेज जनरेट कर लेते हैं अपना मीनिंगफुल, जैसी भी हमें ज़रूरत हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चंस थे। उस पर हमने नोट्स लिखने थे, तीनों क्वेश्चंस के ऊपर ब्रीफ नोट्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स मैंने लिखा। पहला था व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये सवाल आपका पहले सवाल जैसा ही था जो कि हमने लास्ट सवाल लिखा था, उसी की एक फॉर्म थी। वो बेशक इस पर रेप्लिकेट भी कर दिया जाता तो ये पार्ट तो वहाँ पर ही कवर हो जाना था, वो पूरा नहीं रेप्लिकेट होता। उसमें से जस्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन को उठाते, पिक करते और उसको एक्सप्लेन कर देते। फिर उसके बाद एक चीज़ इसमें पूछी गई थी टेक्निकल के, एंड इफ ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड ऑन एनी इमेज देन कैन वी परफॉर्म इट अगेन डिफेंड लॉजिकली। कि अगर हम किसी इमेज पे ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो क्या हम दोबारा उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसको लॉजिकली डिफेंड करने का मैंने कहा था। इसमें एक्सपेक्टेशन यदि सारों ने लिखा तो यही है कि जी हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन हम बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मज़ीद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल लाइक क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमने पढ़ा है कि ये एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग की टेक्निक है जिसके थ्रू हम इमेजेस को प्रोसेस करते हैं।
तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी इमेज के ऊपर परफॉर्म की गई है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस पे ये लिखा है कि अगर आपको जो रिजल्ट चाहिए था वही रिजल्ट आपको ना मिले तो देन आप मजीद ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। ये बात नहीं होती, ये गलत है। ये बात मैंने इस पर किसी के मार्क्स नहीं काटे, लेकिन ये गलत बात है जिसने भी मैक्सिमम ने ये लिखा। डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव करने के लिए ही तो हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। ये कोई अब ऐसी नहीं है बात कि अब एक गाड़ी है नहीं चल रही तो दोबारा चलाने की कोशिश करो तो चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर मशीन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं परफेक्शन के लिए। जिस काम के लिए बनाई जाती है मशीन उसको वो परफॉर्म करती है। इसी तरीके से कंप्यूटर मशीन्स भी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक रिजल्ट हमने अचीव करना है तो उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे तो वो रिजल्ट उससे अचीव हो जाएगा। अगर वो अचीव नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि हमारी जो टेक्निक है, हमारी जो मॉड्यूलेशन फॉर्मुलेशन है वो ही ठीक नहीं है, उसमें गलती है। ट्रांसफॉर्मेशन में या कंप्यूटर प्रोसेसिंग में कोई गलती नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन या मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों परफॉर्म करते हैं, इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहली बेसिक रीज़न जो कि आप लोग बता सकते थे इस लेवल पे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट या आपकी रिक्वायरमेंट मज़ीद चेंज कर हो जाती है, एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद मज़ीद आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आप मज़ीद उसी इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी और फॉरवर्ड भी। रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो ओरिजिनल इमेज था उसी को अचीव करने के लिए, और फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मज़ीद उसमें आप मॉडिफिकेशन करने के लिए फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक वजह तो ये बेसिक थी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से, आप इसका जवाब देते, लेकिन नहीं नज़र आया मुझे कहीं। और भी बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपकी जो इमेजेस हैं बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं। आप जब एक, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग, आपकी एक इमेज भी जो एक मीनिंग रखता है, आप मीनिंग किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इमेज भी एक इंफॉर्मेशन कैरियर होता है। आप इमेज के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, एक दूसरी पार्टी तक पहुंचाते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं मुख्तलिफ जगहों पर और जो काम होता है इमेजेस के ऊपर भी काम करती हैं। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिकली एक तरह से इंक्रिप्शन टेक्निक भी कहलाती है। आपने एक अगर इमेज किसी जगह पर पहुंचाना है, उसके थ्रू किसी मैसेज को, किसी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है, तो इस लेवल के मुताबिक अगर हम उस पर एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो वीक सिक्योरिटी होगी। अगर मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग उसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये इमेज की वर्थ के ऊपर है कि उसकी कितनी वर्थ है, तो वो मज़ीद सिक्योरिटी को हम इन्हेंस कर रहे होते हैं मल्टीपल लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस करके। और भी इसमें टेक्निक्स हैं, इमेजेस में जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक चीज़ें हैं तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हम सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि बाज़ औक़ात आप जो है नॉइज़ एलिमिनेट कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात आप नॉइज़ ऐड कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात नॉइज़ एलिमिनेशन के लिए भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं और नॉइज़ एडिशन के लिए भी। कैसे कि सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस आप लोगों ने जनरल लाइफ में देखी होंगी, एग्जांपल्स उसकी आपके सामने है, बताने की कोई मेरे ख्याल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसमें से जब आप फोकस्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई करके उसको आप स्केल करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं किसी और जगह पर। अगर उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन उसमें से गेट करनी हो तो मल्टीपल लेवल ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने आपको ये बता दी इसकी। उसके बाद नाजरीन जो नेक्स्ट सवाल था हमारा व्हाट इज मेंट बाय नॉइज इन इमेज, हाउ डू वी असेस अबाउट प्रेजेंस ऑफ नॉइज इन इमेज, गिव सिंगल एंड सिंपल क्रिटिकल लॉजिक। बहुत ब्रीफ सी चीज़ मैंने पूछी थी, वेरी सिंपल और लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच के साथ पूछी थी। नॉइज़ आपकी पॉजिटिव भी होती है, नॉइज़ आपकी नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव नॉइज़ कुछ लोगों ने तो पता नहीं कम्युनिकेशन का लिख दिया है, उनके भी मार्क्स मैंने नहीं काटे, रहम दिली का मुजाहरा किया, काटने चाहिए थे। कम्युनिकेशन भाई मेरे जिन्होंने लिखा कहाँ से आ गई इमेज में, वेवलेंथ की नॉइज़ लिख दी और पता नहीं सिग्नल डिस्टॉर्शन की लिख दी और
पता नहीं SNR रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो लिख दी, नेट से जो मिला उठा के छापा मार दिया, ऐसा ना किया करें। कॉन्सेप्चुअल वे में अटेम्प्ट किया करें। वो टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड है, सिंगल टू नॉइज रेशियो, उसको कैसे हम एलिमिनेट करते हैं वो अलग चीज़ है। इमेज की नॉइज डिफरेंट होती है। आप लोगों के साथ मैं बड़ी नरमी का मुजाहरा करता हूँ मार्किंग में, क्योंकि आप लोग मासूम हैं काफ़ी, तो मैं थोड़ा सा दरगुजर कर जाता हूँ। लेकिन ये चीज़ें देख के मुझे अफसोस भी होता है, बड़ा दुख भी होता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन की नॉइज़ डिफरेंट होती है मेरे भाइयों, और इसकी इमेज की नॉइज़ डिफरेंट होती है। इमेज की नॉइज़, आप बेसिकली नॉइज़ का मतलब होता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट, कुछ एडिशनल आपकी जो भी डाटा उसमें ऐड करते हैं जो कि ओरिजिनल से ज़्यादा हो, उसको नॉइज़ कहा जाता है। बाज़ औक़ात नेगेटिव होती है जो कि इमेज को डिस्टॉर्ट कर रही होती है, इमेज का मीनिंग ख़राब कर रही होती है। नेगेटिव नॉइज़ को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं टेक्निक्स के थ्रू, फिल्टर्स हैं मुख्तलिफ उनके थ्रू, और बाज़ औक़ात हम ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि हम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करना चाह रहे होते हैं। यहाँ से मैंने अगर किसी को इमेज भेजना है किसी जगह पर, कोई वो दूसरी जगह पर बैठा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि रास्ते में से जो ट्रैवल होना है, अगर कोई इमेज को पिक भी कर लेता है, लिसन भी कर लेता है, तो जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन उसमें हिडन है वो उसको रीड ना कर पाए, तो मैं उसमें नॉइज़ ऐड करूँगा। नॉइज़ ऐड करने के बाद उसको मैं इमेज को ट्रांसमिट करूँगा मीडियम के ऊपर, ताकि वो मीडियम पे ट्रैवल हो। बीच में से रास्ते में से कोई भी अटैकर उसको स्निफ करता है या लिसन करता है, तो वो उससे ओरिजिनल मीनिंग जो है वो परसीव ना कर पाए। जो ओरिजिनल इसका रिसीवर है, इंटेंडेड रिसीवर है, जब उस तक पहुँचे तो वो एक की के थ्रू या वो कैलकुलेशन जो भी टेक्निक है उसको परफॉर्म करके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो ही डिक्रिप्ट कर सके। ऐसे केसेस में हम नॉइज़ ऐड करते हैं। ओके, तो कोई क्रिटिकल रीज़न आप दे सकते थे इसकी, बड़ी सिंपल सी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज मेंट बाय फिल्टर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूजिंग फिल्टर्स टू ऐड नॉइज इन एन इमेज। फिल्टर के बारे में पूछा था कि जी फिल्टर क्या होता है, और पूछा क्या था क्या जी कि आपका क्या ख्याल है कि फिल्टर्स को हम नॉइज ऐड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन ही रिपीट किया हुआ था, सिर्फ वर्ड्स की हेर फेर थी। कि फिल्टर्स के बारे में हमने अमूमन पढ़ा था कि फिल्टर्स हम यूज करते हैं नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए। पहले फिल्टर की तारीफ पूछी थी कि फिल्टर क्या होता है। फिल्टर में तारीफ में आपने ये बताना था कि फिल्टर कोई EN95 फिल्टर नहीं होता कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स में आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके मुताबिक आप फिल्टर आप अपना भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्डाइज्ड फिल्टर्स भी होते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं। लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए, अपनी प्रोसेसिंग के लिए सेल्फ डिज़ाइंड फिल्टर्स भी यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो मैनिपुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो हिडन रहें। डिपेंड, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन फिल्टर में जो बेसिक कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन होती है वो आपकी प्रोसेसिंग ही होती है, बिट्स की प्रोसेसिंग होती है, उसी के ऊपर आपका फ़िल्टर बनाया जाता है और उसी से डिज़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इस पे जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि क्या इस पे ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी यूज़ होता है। फिल्टर्स बजाते खुद उनको कुछ नहीं पता यार, मासूम होते हैं, कंप्यूटर बड़ा मासूम होता है। उसको सिर्फ पता है कैलकुलेशंस करनी है, उसको पता है कि जो जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको उसी तरीके से हमने जो है रन करना है, एग्जीक्यूट होना है उस प्रोग्राम ने, और आउटपुट जनरेट करना है। उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन का कख नहीं पता, उसको सिर्फ कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशंस का पता है। अब उस एग्जीक्यूशंस को अगर हम अपना सेल्फ डिज़ाइंड फिल्टर बना रहे हैं, तो अगर हम उसमें एडिशन के लिए बनाते हैं उस फिल्टर को, तो वो फिल्टर ऑब्वियस सी बात है एडिशन के लिए ही यूज़ होगा। उसने एग्जीक्यूशन प्रोग्राम ने उसी तरीके से करनी है और आउटपुट जनरेट कर देना है। ओके, उसके बाद जी अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स का ही ठीक है, बहुत ही सिंपल सा और इजी सा मैंने क्वेश्चन दिया था। दिल तो था थोड़ा मुश्किल दूं क्वेश्चन, लेकिन नहीं दिया। फाइनल्स में इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देंगे। ये तो सिंपल ट्रांसलेशन थी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर हमने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ट्रांसलेशन करनी हो तो कैसे है। ये मैक्सिमम तकरीबन ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स का ही ठीक है, लेकिन जिनके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो इस पे स्टेप्स के ऊपर डिडक्ट हुए हैं कि उन्होंने
अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया, डायरेक्ट ही आंसर लिख के चलो जी ख़त्म किया उन्होंने। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेपर को अटेम्प्ट करने का भाई कोई तरीका भी होता है, कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ क्या कहता है वो ख्वाजा आसिफ, कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ बाकी छोड़ें अगले अल्फाज, लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के मैंने मार्क्स डिडक्ट किए हैं, बाकी और कोई मार्क्स मैंने डिडक्ट नहीं किए। ओके, ये हो गया जी पेपर के बारे में। काइंडली थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकर बन जाएं, तभी अच्छे आप साइंसदान बनेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों देते हैं? ये आपकी बेहतरी के लिए हमारे टीचर्स ने हमें दिए, हमने इससे बड़ा कुछ सीखा, हमने इसी तरीके से आज इंडस्ट्री में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। असल पढ़ाई का मकसद यहाँ से ही शुरू होता है, साइंस स्पेशली, क्योंकि हम आर्ट्स तो पढ़ नहीं रहे, आर्ट्स में तो सिंपल सी चीज़ें होती है, साइंस शुरू ही ऐसे होती है। इसी तरीके से मैंने भी पढ़ा है हमेशा, और हमेशा से पढ़ाया भी इसी तरीके से है। ये बड़ी सिंपल सी अप्रोच होती है, अगर पिक कर लें तो बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं। आप लोगों को तो मैं मार्क्स में इतना नहीं काटता, लेकिन फिर भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में तो मैं काफ़ी डिडक्ट करता था, लेकिन जो अच्छे तरीके से पिक कर लेते थे वो सिंपल एफर्ट्स के साथ काफ़ी मार्क्स गेन भी कर लेते थे। तो असल मकसद लर्निंग होता है। अगर आप पढ़ लें किसी कोर्स को और आप क्रिटिकली उसको एनालाइज ना कर सकें कोर्स को, तो फ़ायदा नहीं है उस कोर्स को पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं है, मकसद नहीं है। जस्ट रट्टे मारना, तो किसी भी को कह दिया जाए कि रट्टा मार के पेपर दे दो, वो भी दे सकता है, कोई मज़दूर भी। तो असल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की निशानी ये होती है कि जो क्रिटिकली पढ़ते हैं। ओके, अच्छा जी, हम नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करते हैं। हमारा जो अगले टॉपिक्स रह गए हैं, इसमें 2D ट्रांसफॉर्मेशंस को हम क्विकली कवर करेंगे। टिल नेक्स्ट क्लास हमारा इंशाल्लाह 2D ट्रांसफॉर्मेशन की सब तमाम टेक्निक्स विद एग्जांपल्स, एक दो रह गई आज रोटेशन करेंगे, इसके बाद आई थिंक रिफ्लेक्शन और शेयर है। इन तीनों को इन 2 क्लासेस में आज और नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 3D ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देखेंगे कि वो उसमें भी टेक्निक सारी यही है, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और शेयर, लेकिन 3D प्लेन्स में वो कैसे काम करती हैं थोड़ा सा उनको देखेंगे। और उसके बाद कुछ एल्गोरिदमिक एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें उनको देखेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हम कवर कर लें। रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली हम रोटेशन में इमेज को रोटेट करते हैं। ट्रांसलेशन और रोटेशन में फ़र्क है कुछ। ट्रांसलेशन में भी हम पोजीशन तो चेंज कर रहे होते हैं इमेज की, रोटेशन में भी हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं इमेज की बेसिकली देखा जाए, लेकिन ट्रांसलेशन में कॉन्सेप्चुअल बात यह है कि उसके कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट से तब्दील किया जाता है। रोटेशन में एंगल होता है आपका, मेजर डिफरेंस इसका ये है कि इसमें आप एक एंगल के ऊपर वेरिएट करते हैं इमेज को, और जितना एंगल होता है उसी के हिसाब से हम उसको डिस्पोजिशन करते हैं इमेज को। ठीक है, इसके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स ओल्ड या वाई ओल्ड हम लिखते हैं, और इसमें इनिशियल एंगल आएगा आपका इनिशियल एंगल, इसका हम कह सकते हैं कि वो फाई है अगर, तो रोटेशन एंगल होगा एक, रोटेशन एंगल थीटा हम डिफाइन कर दें, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं जहाँ पे रोटेशन होने के बाद न्यू कोऑर्डिनेट्स पे फॉल करेगा वो एक्स न्यू और वाई न्यू के नाम से होंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी अगर मैं पिक्चर बनाऊं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ये हमारा 2D प्लेन है, ये x और ये y। ओके हो गया। यहाँ पर हमारा कोई इमेज है O, इसको हम x प्लेन पे भी डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर, और y, ये x ओल्ड हो गया और ये y ओल्ड हो गया। इसको आप बेशक दे दे 1 2 3 4, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्विकली कर रहा हूँ। उसके बाद
इसको ओ को हमने रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल पहले इसका एंगल पहले डिफाइन करेंगे। ओ का जो ओरिजिनल एंगल है ये वाला एंगल, ये फाई जो हमने ये लिखा था इनिशियल एंगल फाई। अब इसको हम जब रोटेशन करेंगे तो हमारे ओरिजिन से ही रोटेशन होगी, ओरिजिन से एंगल से रोटेशन होगी। यहाँ से उठा के इमेज को रोटेट नहीं करना आपने। आपकी रोटेशन में हमेशा रोटेशन में मेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ही एंगल है। जो भी एंगल होगा, लेट्स सपोज ये जो थीटा एंगल हमने डिफाइन किया, ये थीटा एंगल लेट्स सपोज आता है यहाँ तक, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पे रोटेट करेंगे, ओ साइन इस तरीके से आएगा। ये रोटेशन आपकी एंगल थीटा, जितना भी एंगल गिवन होगा आपको उतने एंगल पर इतनी रोटेशन परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। इसकी फॉर्मूलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि एक्स न्यू क्या होता है हमारे पास, एक्स ओल्ड इंटू कॉस थीटा माइनस वाई ओल्ड इंटू साइन थीटा। और इसी तरीके से वाई न्यू की फॉर्मूलेशन हमने पढ़ी थी जब इनिशियल इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, तो ये सारा मैंने आपको बताया था कि कैसे बनती है। एक्स ओल्ड इंटू साइन थीटा प्लस वाई ओल्ड इंटू कॉस थीटा, ये हमारी इसकी फॉर्मूलेशन थी रोटेशन की। अच्छा जी, मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिख लेते हैं अब कि मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या हमने लिखी थी। ये मैट्रिक्स फॉर्म भी आपको मैंने पहले बताई भी है। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बन जाती है हमारे पास एक्स न्यू और वाई न्यू इक्वल्स टू के एक्स न्यू और वाई न्यू हमें अचीव कैसे होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू एक्स ओल्ड वाई ओल्ड। ये मैंने एक्सप्लेन किए थे कॉस थीटा और साइन थीटा सारे। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ पिछला लेक्चर रिकॉल कर लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन्ड है। तो ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स कहलाता है बेसिकली। ये हमारा रोटेशन मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये आपको ये समझ आ जाएंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसकी एक हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए मज़ीद। इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ। एग्जांपल इसकी हो सकती है जी, गिवन ए लाइन सेगमेंट with starting point as 0,0 and ending point as 4,4. Apply 30-degree rotation anti-clockwise direction on a line segment and find out the new coordinates of the line.
ठीक है जी, ये हमारी प्रॉब्लम होगी। इसकी सलूशन की तरफ हम आएंगे। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन में क्या आता है हमारे पास, ओल्ड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड। ये हमारे पास ये वाले 4,4 हैं और रोटेशन एंगल हमें गिवन है। रोटेशन एंगल जो हमारे पास थीटा है वो 30 डिग्री है। ठीक है जी। न्यू एंडिंग कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, एक्स न्यू और वाई न्यू। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके हो गया जी। आगे चलेंगे हम जी। इस पे हम सिंपल जो है फॉर्मूलेशन जो हमने एक्स न्यू के जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके लिए हमने परफॉर्म की थी, जो फॉर्मूलेशन है वो हम इस पे लिखेंगे। एक्स ओल्ड इंटू कॉस थीटा माइनस वाई ओल्ड इंटू साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला था। एक्स ओल्ड हमारे पास 4 था और कॉस 30 डिग्री माइनस वाई ओल्ड भी 4 है और ये हमारा बनता है साइन 30 डिग्री। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इसकी कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है 4 इंटू √3/2 और 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एंड पे हमारे पास आंसर 1.46 आ जाएगा। ओके हो गया। सॉल्व करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत ऐसा आपको पेश नहीं आएगी। जस्ट एलसीएम लेंगे, √3 की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इसी तरीके से रहेगा। √3 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बाद में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.46। इसी तरीके से आगे वाई न्यू है हमारा। वाई न्यू का फार्मूला लिखेंगे हम, एक्स ओल्ड इंटू साइन थीटा प्लस वाई ओल्ड इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 इंटू साइन 30 डिग्री जो एंगल है प्लस 4 इंटू कॉस 30 डिग्री। 4 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 है प्लस 4 इंटू कॉस 30 डिग्री की √3/2 है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एंड पे 5.46 आ जाएगी। ये हमारे पास बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो हमारा ग्राफ बना होगा हम उसको ड्रॉ कर देंगे। जो हमारा इमेज है वो 4 से 4,4 कोऑर्डिनेट से रोटेट होके 1.46 और 5.46 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आ जाएगा अगर हम 30 डिग्री की रोटेशन परफॉर्म करते हैं। इट्स कॉल्ड प्रोजेक्शन। अमूमन आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज में भी रडार सिस्टम्स जो काम कर रहे होते हैं ये अमूमन रोटेशन के ऊपर ही देख रहे होते हैं। प्रोजेक्शन जो कर रहे होते हैं वो रोटेशन के ऊपर ही चल रही होती है। उस पर हम एंगल्स वेरिएट करते हैं तो हमें हमारा टारगेट या डिज़ायर्ड प्लेस मिल जाती है और हम हिट करते हैं। हमारे जो मुख्तलिफ रडार्स हमें लोकेशंस दे रहे होते हैं उसमें ये रोटेशंस का काफ़ी अमल दखल होता है। ये बेसिक सी चीज़ है, इसमें बड़ी एडवांस चीज़ें भी हैं। आगे जैसे जैसे आप इसे मज़ीद पढ़ेंगे तो और चीज़ें निकलती जाएंगी। इसको हम 3D में भी पढ़ेंगे रोटेशन को, क्योंकि आपका जो रियल टाइम इमेज है वो 3D में होता है। तो 3D में भी एक इसकी एग्जांपल हम, जैसे ये 2D कंप्लीट होता है हमारा पार्ट तो 3D को भी करने की देखेंगे, हम करेंगे। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। आई थिंक आज के लिए बहुत है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम शेयर को देख लेंगे और रिफ्लेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। फिर हमारी 2D ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी स्टूडेंट को
किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछ सकता है। और कोशिश कीजिए करा करें कि जो मैं पढ़ाता हूँ इसको आप क्रिटिकली सोचा करें कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, निकाला करें क्वेश्चंस और मुझसे पूछा करें। फिर मैं आप लोगों को उसका आंसर किया करूँगा, वरना अदरवाइज़ मैं खुद पूछ लूँगा पेपर में। ठीक है, जिस तरीके से मैं पूछता हूँ, फिर मुझे नहीं कहना कि सर आपने क्यों पूछा है इस तरीके से। तो आप लोग खुद सोच के मुझसे पूछा करें, मैं अवेलेबल हूँ, हर तरीके से आपको समझाऊँगा जिस स्टूडेंट की जितनी भी अप्रोच हुई इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, टिल नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।